हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं कपिल सोलंकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से द ग्रेट बुक चैनल में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर देना। पास में एक बेल आइकन वाला घंटा होगा, उसे भी दबा देना। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान की बात करेंगे। कब, क्यों और कैसे भारत का संविधान अस्तित्व में आया। क्योंकि पॉलिटी से अगर आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, यूपीएसआई, एएसआई, पेट, एनी काइंड ऑफ एग्जाम यू विल टेक, सब में पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम पॉलिटी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब भी हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो एक शब्द संविधान हमारे जहन में आता है। तो सबसे पहले हम इस शब्द का मतलब जानने की कोशिश करेंगे। इस शब्द का मतलब, ये शब्द अपने आप में ही दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक सम, दूसरा विधान। सम का मतलब होता है समान और विधान का मतलब होता है नियम या कानून से है। नियम कानून का वो सेट जो सबके लिए समान हो, वही संविधान है। दोस्तों, हमारे संविधान में कुछ अपवाद हैं, हम उन अपवादों को आने वाली क्लासों में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बात क्लियर होगी। संविधान का मतलब है एक ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, कुछ ऐसे नियम कानून के सेट हैं जो सबके लिए समान हो, वही संविधान है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे संविधान शब्द की उत्पत्ति। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कहाँ से? लैटिन भाषा से संविधान शब्द की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, अगर हमें भारत की राजनीति को समझना है तो हमें एक छोटी सी हिस्ट्री है, उसको समझना होगा। अगर आप वो समझ लेंगे तो आप समझ पाएंगे कब, क्यों और कैसे भारत का संविधान अस्तित्व में आया। तो उस कहानी को मैं बहुत ब्रीफली आपको समझाऊंगा। इतिहास से बहुत कम पॉइंट में आप उठाऊंगा ताकि आपको पॉलिटी समझने में आसानी हो। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं उसे। इससे पहले मैं इसको मिटा दूं। दोस्तों, ये कहानी है सन 1498 की, जब वास्को डी गामा पानी के रास्ते पहली बार भारत के अंदर आया। अगर पूछा जाए भारत को जाने के लिए समुद्री मार्ग खोज किसने की थी, तो दोस्तों वो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगर पूछा जाए भारत की खोज किसने की थी, दोस्तों भारत की खोज किसी ने नहीं की थी। भारत अपने आप में ही 5000 साल पुरानी सभ्यता है। सिर्फ वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत को जाने के लिए। मान लीजिए 1498 में वास्को डी गामा भारत के अंदर आए। उन्होंने 100 रुपये का सामान खरीदा और 100 रुपये का व्यापार करते हुए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको, अपने देश में उन्होंने 140 रुपये में बेचा। तो यहाँ पर उन्होंने 40% का प्रॉफिट कमाया। जब ये प्रॉफिट वहाँ के अन्य लोग जाने तो उन्होंने भी भारत में आना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ये बात अन्य देशों में भी फैल गई। उन्होंने भी भारत में आना स्टार्ट कर दिया। वहीं उनके पास में एक देश था इंग्लैंड। ये वही देश है जिसने हम पर राज किया था, शासन किया था। तो इंग्लैंड भी सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब क्या है, जो इंग्लैंड के लोकल लोग थे उन्होंने कोशिश की कि क्यों ना एक कंपनी बना दी जाए। कंपनी में क्या होता है, कर्मचारी भी होते हैं और वहीं से वो प्रोडक्ट इकट्ठा करेंगे और भारत ले जाएंगे। तो उन्होंने कंपनी बनाने की व्यवस्था प्रारंभ करने की कोशिश की। तो इसके लिए उन्होंने सन 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ, जो उस समय वहाँ की महारानी थी, वहाँ की महारानी से परमिशन ली। एलिजाबेथ प्रथम से परमिशन लेने के बाद, और उसमें परमिशन में क्या था कि हमें मोनोपोली दे दीजिए, यानी कि एक अधिकार दे दीजिए। एक अधिकार का मतलब दोस्तों क्या होता है? एक अधिकार का मतलब होता है सिर्फ वहां पर एक ही कंपनी शासन कर सकती है। ब्रिटेन से कोई अन्य कंपनी भारत में आकर शासन नहीं करेगी। एक अधिकार का मतलब ये होता है। और जो एक अधिकार उन्हें मिला वो साउथ ईस्ट के जितने भी देश थे उसके लिए मिला। उसमें चाइना भी इंक्लूड है और भारत भी, अन्य देश भी इंक्लूड है कि वहां पर कंपनी का एक अधिकार बना रहेगा। ब्रिटेन से और कंपनी भारत के अंदर शासन करने नहीं आएगी। ये बात क्लियर। कंपनी का फॉर्मेशन सन 1600 ईस्वी में हुआ, लेकिन कंपनी 1608 ईस्वी में भारत में आई। कंपनी 1608 ईस्वी में भारत में आई। जब कंपनी भारत में आई तो कंपनी ने भारत में बहुत सारी चीज़ों को जाना। स्पेशली उन्होंने भारत की प्रशासनिक कमजोरियों का फायदा उठाया।
जो वहाँ के भारत के राजा रजवाड़े थे उनमें आपस में बहुत ज़्यादा चेड़ थी और बहुत ज़्यादा नफरत थी। उस चीज़ का फ़ायदा कंपनी ने यहाँ पर उठाया। तो दोस्तों मैं चलता हूँ सन 1757 के युद्ध के, जो कंपनी के बीच और भारत के एक राजा थे, भारत के एक नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके मध्य लड़ा गया था। वो एक ऐतिहासिक युद्ध था। तो उस युद्ध को समझने की कोशिश करते हैं। अगर वो युद्ध ना हुआ होता तो शायद कंपनी ज़्यादा लंबे समय तक भारत में शासन नहीं कर पाती। तो चलिए, वो युद्ध है सन 1757 का युद्ध, 1757 का युद्ध। और इस युद्ध को प्लासी के नाम से जाना जाता है, प्लासी के नाम, ठीक है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ब्रिटेन की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहे थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है दोस्तों, सिराजुद्दौला इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो फाइनली यहाँ पर अंग्रेजों की जीत हो जाती है इस युद्ध में। इस युद्ध में 1757 में अंग्रेज जीत जाते हैं और यहीं से अंग्रेजों को एक बात समझ में आती है, वो व्यापार करने के साथ साथ भारत में शासन करने में भी सक्षम है। पहले उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन भारत की प्रशासनिक कमजोरियों को देखते हुए वे भारत की राजनीति में भी प्रवेश करते चले गए। फिर इसके बाद एक युद्ध और होता है, वो युद्ध था सन 1764 ईस्वी का युद्ध। सन 1764 ईस्वी में दोस्तों इस युद्ध को हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, बक्सर का युद्ध, ठीक है। जो कसर इस युद्ध में रह गई थी वो सन 1764 के युद्ध में वो कसर पूरी हो गई और जो ब्रिटेन के लोग थे वो भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में पूरी तरह से एंटर कर गए। तो दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं आगे की हिस्ट्री। भारत के बंगाल के जो पहले गवर्नर बने थे, बंगाल के पहले गवर्नर वो रॉबर्ट क्लाइव। ये क्लाइव वो ही थे जिन्होंने युद्ध जिताया था सन 1757 में, ठीक है, सिराजुद्दौला से। ये बंगाल के पहले गवर्नर बने थे। इनके बाद मान लीजिए सन 1772 के आसपास चलता हूँ। 1772 में जो गवर्नर बनते हैं, गवर्नर वो थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग 1772 में जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग थे। इनके बाद में एक दो गवर्नर और बनी। फिर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम सिर्फ फैक्चुअल बात करेंगे, जो क्वेश्चंस में आते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में एग्जाम के दृष्टिकोण से हम सिर्फ बात करेंगे। 1772 में एक गवर्नर थे, उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। तो यहीं से शुरुआत करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग से, जो पहली बार भारत के अंदर संविधान, मतलब पहली बार भारत में संविधान की अगर उत्पत्ति माने लिखित रूप में, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो दोस्तों आप एक हेडिंग डाल लीजिए सन 1773 का। सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, मैं हिंदी में लिख देता हूं, रेगुलेटिंग एक्ट भारत के अंदर आया। कहां से पास होगा? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, संसद से पास हुआ था, उनकी संसद से पास हुआ था, भारत में आया। तो इसमें मुख्य बातें क्या थी? एक मुख्य बात ये थी, जो बंगाल के गवर्नर थे उनका नाम बदल दिया गया और उनका नया नाम रखा गया गवर्नर जनरल। पहले इनको गवर्नर बुलाते थे, क्या बुलाते थे? गवर्नर। लेकिन इस अधिनियम में इनका नाम चेंज होकर गवर्नर जनरल हो गया। क्लियर दोस्तों? दूसरा सुधार क्या हुआ था इसमें? भारत में न्याय व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से ठप थी। जो लोकल लोग थे वहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की। और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था इस एक्ट के 1773 में ये एक्ट आया और 1774 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था सन 1774 में, कहाँ पर? कलकत्ता में।
कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई और इसकी पहली जज जो बनाई गई थी उनका नाम था एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे। और इनकी सहायता के लिए तीन अन्य न्यायाधीश और नियुक्त किए। तो अभी तक सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने अभी तक आपको सिर्फ 3 बातें बताई हैं कि ये सन 1773 में आया था और ब्रिटिश संसद से पास हुआ था। गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल रख दिया गया और इस एक्ट को माध्यम मानकर सन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई और ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में स्थापित किया गया। इसकी पहली जज थी एलिजा इम्पे और इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश और बनाए गए। तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट बिल्कुल पूरी तरह से आपका क्लियर होगा, मैं समझता हूं। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहां से एक सवाल बनता है, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया? रेगुलेटिंग एक्ट भारत में सन 1773 में आया। पूछा जाए बंगाल के लास्ट गवर्नर कौन थे? बंगाल के लास्ट गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो भी वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि यहां पर इनका नाम बदला गया था। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, याद रख सकते हैं। जो इसके बाद जो अधिनियम आया उसका नाम था किस सन में आया? सन 1781 में। इसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें क्या था दोस्तों? जब पहली बार ब्रिटेन जैसे देश ने पहली बार भारत में लिखित संविधान का एक मसौदा भेजा, उसमें कुछ त्रुटियां आई। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ त्रुटियां, एरर आए। उन एरर को पूरा करने के लिए उन्होंने सन 1781 में एक एक्ट और भेजा, उसका नाम रखा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो हम देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या क्या चीज थी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में दोस्तों सबसे पहले गवर्नर जनरल को पावर नहीं दी गई थी सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो इसमें क्या किया गया? इसमें गवर्नर जनरल को 3 प्रांत थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ये मुख्य बात थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर गवर्नर जनरल को शक्तियां प्रदान की गई कि यहां पर भी वो कानून स्वतंत्र रूप से बना सकता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो दोस्तों 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट बिल्कुल क्लियर होगा आपको। कभी पूछ लिया जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? सन 1781 में, 1773 के अधिनियम के बाद। इसमें जो त्रुटियां रह गई थी उसको कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? अब हम दूसरे अधिनियम पर चलते हैं। जो अगला अधिनियम आया वो सन 1784। दोस्तों सन 1784 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो बदल गए और नए प्रधानमंत्री आए, जॉन पिट्स। उन्होंने जाना कि भारत में जो सबसे पहले सन 1620 में, मैं लिखे देता हूं यहाँ पर, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 में आया। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। जब ये कंपनी भारत में आई तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD की 24 सदस्य टीम बनाई गई थी, 24 सदस्य टीम। और इसका काम सिर्फ क्या था? व्यापार करना। लेकिन कंपनी अब व्यापार के साथ साथ क्या कर रही है? शासन भी कर रही है। लेकिन शासन करना तो सरकार का काम होता है और व्यापार करना व्यापारी का काम होता है। तो पिट्स को एक बात समझ में आई कि व्यापार करना एक अलग चीज है और शासन करना एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज है। तो पिट्स ने क्या काम किया? यहाँ पर एक संस्था और बनाई और उस संस्था का नाम रखा BOC। क्या नाम रखा? BOC का मतलब है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो इस यहाँ से शासन व्यवस्था इनसे छीनकर इसने BOC को दी
और इसमें 6 सदस्यों की एक परिषद बनाई, 6 सदस्यों की परिषद बनाई। ठीक है, और इसका काम था सिर्फ शासन करना। क्या था? शासन करना। और सीओडी का काम था व्यापार करना। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया जाता है सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। कितने? 24। और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। तो ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर होगी पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, जो अगला अधिनियम आता है, महत्वपूर्ण अधिनियम है, आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। वो अधिनियम सन 1791 में आता है, सन 1791, और यहीं से चार्टर अधिनियम की शुरुआत होती है। सन 1781 का चार्टर अधिनियम, 93 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम में बहुत मुख्य बातें थी, जिसमें से पहली मुख्य बात ये थी कि कंपनी ने 2 संस्था बनाई थी, बीओसी और सीओडी। कौन कौन सी? बीओसी का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और सीओडी का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जो इनको पहले वेतन दिया जाता था वो कंपनी के लाभ से दिया जाता था, मतलब वो कंपनी के लिए काम करते थे, इसलिए कंपनी उनको वेतन दिया करती थी। लेकिन अब कंपनी के लाभ से वेतन हटाकर वेतन भारत के राजस्व से दिए जाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, वेतन इनको कर्मचारियों को जो वेतन दिए जाने लगा वो वेतन भारत के राजस्व से दिए जाने लगा। अगर मैं सीधे कहूं कि भारत में लूट व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया। और एक मुख्य बात इसमें, अंग्रेज लोग भी पूरी तरह से परेशान हो गए थे कि डेली कानून और रूल्स लाकर, एक्ट लाकर वो पूरी तरह से परेशान हो गए थे। तो उन्होंने यहाँ पर एक समय अवधि बनाई। समय अवधि थी 20 साल की, कि 20 साल से पहले अब भारत में कोई कानून नहीं आएगा, और प्रत्येक 20 साल में जितने जो भी एक्ट है उसकी समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक 20 साल में नया अधिनियम आएगा। तो दोस्तों, अगला अधिनियम आप सन 1793 में 20 साल ऐड कर लीजिए। अगला अधिनियम 1813 में आएगा, उससे अगला 1833 में, उससे अगला 1853 में। 1813, 1833 और 1853। अब हम इन चार्टर अधिनियम को जानने की कोशिश करेंगे, इनके अंदर क्या क्या था। ठीक है दोस्तों, अधिनियम 1813 का दोस्तों, 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, चार्टर अधिनियम 1813 के चार्टर अधिनियम में मुख्य बात क्या थी? 1813 के चार्टर अधिनियम में दोस्तों, कंपनी भारत में व्यापार करने गई थी, और व्यापार में कंपनी दिन दुगना लाभ चौगुना कमा रही थी। अब ब्रिटेन के लोग जो कंपनी से जुड़े हुए थे उनकी प्रगति बहुत तेजी से हो रही थी। तो ये बात वहाँ के जो पड़ोसी व्यापारी थे उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया, और जब दबाव ब्रिटिश सरकार पर ज़्यादा बन गया तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने सन 1813 ईस्वी में मोनोपोली तोड़ दी, यानी कि एक अधिकार को खत्म कर दिया गया। एक अधिकार को दोस्तों 1813 ईस्वी में खत्म तो कर दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पूरी तरह से नहीं का मतलब क्या है? पूरी तरह से नहीं का मतलब है चाय, चीन और अफीम। चाय, चीन और अफीम पर कंपनी का एक अधिकार बना रहेगा, और चाय, चीन और अफीम को छोड़कर अन्य जो व्यापारी हैं वो भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो इस बात को देखकर अन्य व्यापारी भी भारत में आए। अन्य व्यापारी जैसे ही भारत में आए, कंपनी उनको टिकने नहीं दे रही थी, क्योंकि कंपनी बहुत लंबे समय से वहाँ पर व्यापार कर रही थी। तो उनको कुछ और उद्योग नहीं मिला वहाँ पर करने के लिए। वहाँ पर कपास दिखाई दिया, तो उन्होंने वहाँ से कपास उठाया, और भारत से कपास अपने यहाँ ले गए ब्रिटेन में, और वहाँ पर वस्त्र बनाया। वस्त्र बनाकर फिर वापस भारत में लेकर आए और भारत में बेचा, और इस तरह से भारत में वस्त्र उद्योग पूरी तरह से समाप्त हो गया। वस्त्र उद्योग पूरी तरह से समाप्त हो गया दोस्तों।
और इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था 1813 ईस्वी में पूरी तरह से चरमरा गई। ये बात क्लियर। 1813 के चार्टर अधिनियम में मैंने अभी आपको सिर्फ 2 या 3 बात बताई हैं कि 1813 में जो वहाँ के लोकल व्यापारी थे उन्होंने ब्रिटेन सरकार पर दबाव बनाया। ब्रिटेन सरकार पर दबाव पड़ने की वजह से उन्होंने वहाँ की मोनोपोली यानी कि एक अधिकार को तोड़ दिया, सिर्फ, लेकिन पूरी तरह से नहीं। चाय, चीन और अफीम पर एक अधिकार बना रहा और अन्य व्यापारियों को अन्य उद्योगों में व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वस्त्र उद्योग भारत से कपास उठाया और कपास को अपने देश में ले गए ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में ले जाने पर वहाँ पर उन्होंने वस्त्र बनाए, वस्त्र बनाकर उल्टे भारत में बेचे, और इस तरह से जो भारत के लोकल वस्त्र उद्योग व्यापारी थे उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया, और इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट होती दिखाई दी। तो दोस्तों 1813 का चार्टर अधिनियम आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें 20 साल और जोड़ो तो 1833 का चार्टर अधिनियम 1833। दोस्तों 1833 के चार्टर अधिनियम, जो व्यापारी ब्रिटेन से भारत में गए थे वो वहां पर टिक नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने क्या काम किया, ब्रिटिश सरकार पर थोड़ा और दबाव बनाया, और जैसे ही ब्रिटिश सरकार पर थोड़ा दबाव पड़ा तो ब्रिटिश सरकार ने मोनोपोली को पूरी तरह से खत्म कर दिया। यानी कि पहला पॉइंट आप डाल सकते हैं कि एकाधिकार खत्म कर दिया गया, ठीक है। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक अधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। दूसरा अधिकार, अब सिर्फ कंपनी का काम था शासन करना, कंपनी से व्यापार करना खत्म कर दिया, कंपनी का काम छोड़ा, शासन करना। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पहले कंपनी की सरकार बोला जाता था, क्या बोला जाता था, कंपनी की सरकार, लेकिन यहां से कंपनी की सरकार हटाकर नाम रखा गया भारत सरकार, क्योंकि 1833 तक कोई प्रांत ऐसा लगभग नहीं बचा था जहां पर ब्रिटेन ने अपना कब्जा नहीं किया हो। तो 1833 ईस्वी में कंपनी की सरकार से नाम हटाकर भारत सरकार नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया, भारत सरकार, ठीक है। और उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे, वो थे लॉर्ड बेंटिक। कौन थे, बेंटिक उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे। 1833 का समय दोस्तों वही समय है जिस समय राजा राम मोहन राय प्रयास कर रहे थे सती प्रथा का उन्मूलन किया और दास प्रथा पर भी जोड़ दिया 1833 ईस्वी में। बेंटिक उस समय के तत्कालीन गवर्नर थे। तो बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी बेंटिक थे। बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, लेकिन 1833 के अधिनियम में भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। क्या, भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, ठीक है दोस्तों। 1833 का चार्टर अधिनियम खत्म। अब अगले अधिनियम पर चलते हैं, इसको मैं मिटा दूं। अगला अधिनियम 1853 ईस्वी का अधिनियम है, 1853। इसमें क्या था दोस्तों, इस समय ब्रिटेन के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। 1853 ईस्वी में दोस्तों, अगर 1853 ईस्वी का अधिनियम अगर नहीं आया होता तो भर्तियां चाटुकारिता के आधार पर होती, जब तक कंपनी चाहती। लेकिन 1833 के अधिनियम में कंपनी ने एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम में क्या था कि आगे की जो भर्तियां हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्तियां की जाएंगी। पहले जो सरकार की ज्यादा चाटुकारिता करता था उसे भर्ती मिल जाती थी, उसे नौकरी मिल जाती थी, लेकिन ये अधिनियम ये खत्म किया गया, चाटुकारिता यहाँ पर खत्म की गई। अब जिसमें जितनी ज्यादा प्रतिभा होगी वो उस प्रतिभा में अपनी प्रतिभा दिखाएगा और परीक्षा को पास करेगा और नौकरी पाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था सन 1853 ईस्वी में चार्टर अधिनियम। दोस्तों 1853 ईस्वी का इस तरह से चार्टर अधिनियम पूरी तरह से कंप्लीट होगा। मैं बढ़ता हूँ आगे। अब अगला अधिनियम दोस्तों 1873 में आता, कौन से सन में, 1873 में। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या थी, 1857 का रेवोल्यूशन।
पहली क्रांति। इस क्रांति में क्या हुआ था, मंगल पांडे ने बगावत कर दी थी, आपने कहानी पढ़ी है, लेकिन मैं इतिहास के चैप्टर में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। 1857 की क्रांति की वजह से वो अधिनियम 1873 में आता, लेकिन वो अधिनियम पहले ही दे दिया गया। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अठारह सौ सत्तावन में क्रांति हुई थी, 1857 में क्रांति, ठीक है, रेवोल्यूशन। 1857 की क्रांति में जब ये क्रांति हुई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 में जब क्रांति चल रही थी तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पामर्स्टन, ठीक है। और जब ये क्रांति खत्म हो जाती है सन 1858 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बदल गए और नए प्रधानमंत्री बने जॉन डर्बी, ठीक है, जॉन डर्बी। 1857 में वहां के प्रधानमंत्री पामर्स्टन, 1858 में जॉन डर्बी। ये बात क्लियर। तो यहाँ से पहली बार जो शासन व्यवस्था थी वो क्राउन के हाथों में सीधी चली गई। पहले जो शासन व्यवस्था होती थी वो गवर्नर जनरल के हाथ में हुआ करती थी, लेकिन वहाँ से जब लोगों के साथ अत्याचार ज़्यादा होने लगे तो ब्रिटिश क्राउन को ये बात समझ में आई कि शासन अपने हाथों में लेना अब ज़्यादा उचित रहेगा। तो सन 1858 के अधिनियम में, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 के भारत शासन अधिनियम में दोस्तों पहली मुख्य बात थी कि शासन क्राउन के हाथों में चला गया, क्राउन यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ठीक है दोस्तों। और दूसरी मुख्य बात ये थी। तो दोस्तों आज की क्लास मैं चाहता हूँ आप यहीं तक रखें, टाइम ज़्यादा ओवर हो गया। हम जो अगला अधिनियम पढ़ेंगे 1858 से पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।